नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट में। हाजिर हूं मैं उन खबरों को लेकर जो हैं आपके लिए बेहद खास। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए ग्राउंड रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। जलवायु परिवर्तन का गहराता संकट खाद्य सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती। खेती बाड़ी पर पड़ रहा है बुरा असर। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में दुनिया में 30वें पायदान पर भारत। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट मेक इन इंडिया की तारीफ। बाल मृत्यु दर में आई गिरावट। एसआरएस बुलेटिन रिपोर्ट स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी भी कई चुनौतियां बरकरार। और जीएसटी से चाय कारोबार को फायदा, लेन देन हुआ आसान। कई तरह के टैक्स खत्म होने से व्यापारी खुश। और आइए ग्राउंड रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं हफ्ते की बड़ी खबर से। वैसे तो जलवायु परिवर्तन पर दुनिया भर में चर्चाएं हो रही हैं, उसके तमाम खतरे हमारे सामने हैं, लेकिन भारत जैसे देश में ये एक अलग चिंता के रूप में उभरा है। जलवायु परिवर्तन का खेती बाड़ी पर बुरा असर पड़ रहा है और यही वजह है कि आने वाले समय में खाद्य सुरक्षा पर भी संकट मंडरा रहा है। देखिए राज्यसभा टीवी की ये खास रिपोर्ट। कभी सूखा तो कभी बाढ़, ये भारत के लिए नए विषय नहीं है, लेकिन हाल के सालों में इनका आकार बढ़ रहा है। लद्दाख से लेकर उत्तराखंड तक ऐसी आपदाएं आई हैं। ऐसा भयानक सूखा कुछ राज्यों में पड़ा है जिसने नीति निर्माताओं को डरा दिया है। शायद इसी नाते तमाम मंचों पर जलवायु परिवर्तन से निपटने को लेकर चर्चाएं चल पड़ी हैं। हाल में संपन्न विश्व पुस्तक मेले का थीम भी पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन रहा। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने से वैश्विक ताप बढ़ा है, जिसका बुरा परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। पर्यावरण क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन की मौजूदा गंभीर चुनौतियों से महज सरकार नहीं निपट सकती, समाज को भी इसमें बराबर की भागीदारी निभानी होगी। हमारे जो जलवायु परिवर्तन के समय जब जलवायु परिवर्तन होता है तो इसके साथ साथ आप देखते हैं हमारी फसलों में कीड़े मकोड़ों की भी समस्या होती है। जो हमारी बरसात है, जब हमें ज़रूरत है तब मिलती नहीं, जब ज़रूरत नहीं होती तब अचानक बरसात हो जाती है। तो वहाँ पर संरक्षित खेती का बहुत बड़ा योगदान है। संरक्षण मतलब हमारी फसलों को बेमौसम जो परिवर्तन होते हैं उनसे बचाना, और दूसरी बात हमारे किसानों की आय को बढ़ाने के लिए बेमौसम चीज़ों को उपलब्ध कराना। जलवायु परिवर्तन का असर खेती पर दिखने लगा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरफ सलीके से ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में बहुत गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। जलवायु परिवर्तन से कीट और रोगों में वृद्धि होगी। इस नाते खेती पर तत्कालिक और दूरगामी प्रभावों के अध्ययन की जरूरत है। साथ ही जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने में सक्षम फसलों के बीजों पर अनुसंधान के साथ देसी बीजों की विरासत को सहेजना भी जरूरी हो गया है। हालांकि भारत सरकार ने इस बीच कई कदम उठाए हैं, कृषि वैज्ञानिक भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। राष्ट्रीय किसान आयोग ने पहले ही इस मसले को एजेंडे में लिया था। उसकी राय थी कि हालात से निपटने के लिए अनुभवी किसानों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। कृषि मंत्रालय ने भी राष्ट्रीय स्तर पर कृषि मिशन के तहत अनुसंधान, विकास, प्रौद्योगिकी, उत्पादों और प्रक्रियाओं से लेकर कई पक्षों पर ध्यान दिया, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से अनाज उत्पादों में कमी आने की आशंका है। यूनिवर्सल इकोलॉजिकल फंड का अध्ययन बताता है कि इसके चलते दुनिया में 2020 तक गेहूं उत्पादन में 14% और चावल उत्पादन में 11% तक कमी आ सकती है। कुछ अफ्रीकी देशों में बारानी फसलों में 50% तक गिरावट आ सकती है।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने अपनी स्टडीज में पाया कि मक्का और ज्वार की तुलना में धान जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील है। इसके चलते धान उत्पादन में 2020 तक 6.7% की कमी हो सकती है, लेकिन समय पर रोपण और अनुकूल किस्मों से ये नुकसान कम किया जा सकता है। ICAR ने अपने जलवायु परिवर्तन नेटवर्क योजना के तहत तमाम अध्ययनों में चिंताजनक तस्वीर पाई है। वहीं चने जैसी फसल में तापमान वृद्धि से उपज में 3 से 25% तक बढ़ोतरी का फायदा पाया गया। हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पिछले 2 दशकों में काफी बदलाव दिख रहा है। सेब उत्पादन की पट्टी नीचे से ऊपर खिसक रही है। इस नाते सरकार का जोर संरक्षित खेती पर हो रहा है। वैसे तो भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने की दिशा में काफी पहल की है। जन जागरूकता के प्रसार के साथ कई मोर्चों पर काम हुआ है, लेकिन देसी बीजों को बचाने के साथ कई पक्षों पर अभी और गंभीर पहल की जरूरत है। कैमरामैन राज ठाकुर के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। विख्यात पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के नायक रहे चंडी प्रसाद भट्ट का ये मानना है कि जलवायु परिवर्तन का खतरा बढ़ रहा है। देश का पर्यावरण नाजुक मोड़ पर है। हिमालय और दूसरी पहाड़ियों पर अंधाधुंध वनों की कटाई हो रही है। इसलिए अगर देश को बचाना है तो पहले हिमालय को बचाना होगा, और इसके लिए सरकार ही नहीं, समाज को भी आगे आना होगा। हमारे संवाददाता अरविंद कुमार सिंह ने चंडी प्रसाद भट्ट से खास बातचीत की। हिमालयी क्षेत्रों में इतने वर्षों से पर्यावरण संरक्षण के काम में लगे हुए हैं, किस तरह की चुनौती जो है भारत की हिमालयी इलाकों में आपकी तरफ? असल में पर्यावरण के असंतुलन ने मनुष्य के पूरे प्राणी समुदाय के जीवन को डामाडोल करके रख दिया है। इस विषय की चिंता की ज़रूरत बन गई है। इसकी अनदेखी करना अपने भविष्य को दांव पर लगाना है। लेकिन पर्यावरण के बिगाड़ और उसमें सुधार की हमारी सोच सुविचारित और अंतः प्रेरित हो, तभी उसके सुफल मिल सकते हैं। चिपको आंदोलन जो आज भी वनों के संरक्षण संवर्धन के लिए जाना जाता है और आज भी पर्यावरण संवर्धन शिविरों के माध्यम से उसके विचारों का प्रसार हो रहा है, तो उसके पीछे यही है कि सुविचारित और अंतः प्रेरित। तो मुख्य रूप से हिमालय के बारे में, जहाँ चिपको आंदोलन का जन्म हुआ, सबसे पहली बात यह है कि हिमालय को समझने की आवश्यकता है और हिमालय का पूरे देश के साथ जो अंतर संबंध है। हिमालय में गड़बड़ी होती है तो उसका गंगा सागर तक, या हिमालय से जो इंदस निकलती है तो उसका दुष्प्रभाव जो है जहाँ वो समाहित होती है सागर तक। इसी प्रकार ब्रह्मपुत्र जो तिब्बत से उद्गमित होती है, फिर हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश में उसको सियांग कहते हैं, वहाँ तो स्वांगपो कहते हैं, और फिर नीचे आकर के वो ब्रह्मपुत्र घाटी को, वो तो पुरुषवाचक शब्द है ब्रह्मपुत्र, बहुत ही आक्रोशित नदी है। तो ये तीनों नदी बेसिन है, वो 43% भूभाग में फैला हुआ है और वाटर बजट इन तीनों नदियों में 63% के करीब है। तो यदि हिमालय में गड़बड़ी होती है तो उसका दुष्प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है। गंगा के बेसिन में 41% आबादी रहती है। यदि गंगा में गड़बड़ी होती है तो वो सारी 41% आबादी प्रभावित है। हिमालय पर आज जो संकट है, एक तो वनों का विनाश हो ही रहा है, जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं उनके कारण हिमालय में गड़बड़ियाँ बढ़ रही है। तीसरा यह है कि बाजार का दबाव है, जैसे कई प्रकार के औषधीय पादप बिना सोचे समझे उनका खदान हो रहा है, और कानून तो बने हुए हैं पर्यावरण संरक्षण के, लेकिन उनका शिथिल कार्यान्वयन है। और सबसे बड़ा जो संकट मेरे देखने में है, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव। तो ये 4-5 कारण, यदि हम पहले तो हिमालय के बारे में समझ होनी चाहिए कि हिमालय में गड़बड़ी बढ़ेगी, किस प्रकार से वो देश को प्रभावित करेगा। असल में अभी तक जो हमारा वो था, वो प्रकृति संरक्षण के अपने आजीविका के लिए बहुत ही समृद्ध मान्यताएं थी। खेती किस प्रकार होनी चाहिए जिससे वो खेती सातत्य उसमें बना रहे। अभी तो हम उसमें खेती में भी उत्तेजना पैदा कर रहे हैं। 2 साल 5 साल तक हम उसका दोहन कर दें और उसके बाद वो फिर
छूट जाते हैं। तो ये प्रवृत्ति तो बदलनी ही होगी। भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हाल में आई एक रिपोर्ट ने इस बात की तस्दीक की है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में भारत को 30वें पायदान पर जगह मिली है। ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस और दक्षिण अफ्रीका की तुलना में भारत की रैंकिंग काफी बेहतर बताई गई। आइए देखते हैं क्या कहती है ये रिपोर्ट। भारत में विनिर्माण क्षेत्र किस तरह से विकास कर रहा है और मौजूदा दौर में इसकी चुनौतियां क्या हैं। मेरा आग्रह है नौजवानों से, विशेष करके छोटे मोटे उद्योगकारों से, दो बातों में कॉम्प्रोमाइज न करें। एक, जीरो डिफेक्ट, दूसरा जीरो इफेक्ट। हम वो मैन्युफैक्चरिंग करें जिसमें जीरो डिफेक्ट हो, ताकि दुनिया के बाजार से कभी वापस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को दिए अपने पहले संबोधन में मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत को हब बनाने का संकल्प लिया था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सपना लेकर के अगर हम आगे चलते हैं तो मुझे विश्वास है मेरे भाइयों बहनों कि जिस काम को लेकर के हम चल रहे हैं उस काम को पूरा करेंगे। 3.5 साल बाद आज देश विनिर्माण की दिशा में कई कदम आगे बढ़ा चुका है। तब लिया गया संकल्प अब सिद्धि की ओर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाल ही में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत को दुनिया में 30वें पायदान पर जगह मिली है। एक तो होता है क्वांटिटेटिव इम्प्रूवमेंट, दूसरा एस्पेक्ट और भी इम्पोर्टेंट है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। वो आप प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके, प्रोडक्टिविटी के अलावा उसकी गुणवत्ता को बढ़ा सके। इसके साथ अगर आप प्रोग्रेस करेंगे तो आपकी रेटिंग निश्चित रूप से आगे और बढ़ जाएगी। WEF की ये रिपोर्ट उसकी इसी महीने दावोस स्विट्जरलैंड में होने वाली वार्षिक बैठक से पहले आई है। भारत के बारे में WEF ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और भारत में बनने वाले उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। WEF के अनुसार भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। इसमें मेक इन इंडिया का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में बदलते दौर में नई औद्योगिक रणनीतियों और उसके विकास का विश्लेषण किया गया है। भारत में 2016 में मैन्युफैक्चरिंग उद्योग का आकार 27 लाख करोड़ रुपए का था। WEF ने कहा कि पिछले 3 दशकों में भारत का मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र हर साल औसतन 7% की दर से आगे बढ़ रहा है। इस क्षेत्र का देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में 16 से 20% तक का योगदान है। रिपोर्ट में वेंचर कैपिटल निवेश में भारत को 8वें और नई तकनीक अपनाने के मामले में 12वें स्थान पर रखा गया है। हालांकि लेबर फोर्स में महिलाओं की भागीदारी में रैंकिंग 90 और रेगुलेटरी मामलों में 96 है। विनिर्माण क्षेत्र में ताज़ा रैंकिंग उत्साह बढ़ाने वाली है, लेकिन इस क्षेत्र में कई चुनौतियां भी हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। भारत में श्रमिक तो हैं, लेकिन कुशल श्रमिक यानी स्किल्ड लेबर अभी चिंता का विषय है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल करीब 1 करोड़ 50 लाख नए श्रमिक बाजार में आते हैं, जिनमें से केवल 62 लाख ही कुशल श्रमिक की श्रेणी में आते हैं, जबकि 88 लाख श्रमिक कुशल नहीं होते या उन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया होता है। इसलिए लगातार बढ़ती श्रमिकों की तादाद को कुशल बनाने की जरूरत है। इसके अलावा व्यापार के लिए आसानी से पूंजी उपलब्ध कराना, कारोबार करने की प्रक्रिया को आसान बनाना भी जरूरी है। जो हमारे यहाँ जो अदर पैरामीटर्स हैं, फॉर एग्जांपल आप वुमेन पार्टिसिपेशन देख लें, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को देख लें या अदर सोशल इश्यूज को देख लें, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत कुछ प्रभावित करते हैं, वो अभी भी काफ़ी नीचे हैं। इन्वायरमेंट, इमिशन, कार्बन कंपोनेंट, इसको हमें कंट्रोल करना है और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम अगर अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ा रहे हैं तो एक तरह से एडवर्स रिलेशनशिप हो जाता है इमिशन फैक्टर्स के साथ में। ऐसा नहीं है कि स्किल या कुशलता को लेकर काम नहीं हो रहा। स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया इस दिशा में ही बढ़ाया गया कदम है। स्टार्टअप के जरिए देश ने अच्छी तरक्की की है।
विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार को आसान बनाने के मामले में 30 अंकों की लंबी छलांग दर्ज की और 2017 में भारत 100वें पायदान पर पहुंच चुका है। 2016 में भारत 130वें स्थान पर था। सरकार का लक्ष्य इस लिस्ट में टॉप 50 में आने का है। विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई औद्योगिक नीति, नई रक्षा खरीद योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा जैसी कई स्कीमें चला रही है। विनिर्माण के विकास से व्यापार संतुलन को बढ़ावा मिलेगा, आयात कम होगा और निर्यात के बढ़ने से राजकोषीय घाटे को कम करने में मदद मिलेगी। औद्योगिक क्रांति ने पूरे विश्व को ये दिखाया है कि किसी देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर मजबूत हो तो वो कैसे उच्च आय वाला देश बन सकता है। चीन उसका सबसे अच्छा उदाहरण है। स्विट्जरलैंड के दावोस में 23 से 26 जनवरी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 48वीं सालाना बैठक होगी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए, युवा और इनोवेटिव भारत के निर्माण पर अपने विचार रखेंगे। बैठक से पहले जारी इस रिपोर्ट से भारत को वैश्विक मंच पर मजबूती के साथ स्थापित करने का एक और मौका मिलेगा। लीना शर्मा के साथ अमृता चौरसिया, राज्यसभा टीवी। शिशु मृत्यु दर देश में एक बड़ी समस्या रही है, जिस पर काबू पाना हर सरकार की पहली प्राथमिकता होती है। अब इस मोर्चे पर जो खबर आई है वो उत्साह बढ़ाने वाली है। देश में बाल मृत्यु दर में गिरावट दर्ज की गई। सरकार के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी कि SRS बुलेटिन में ये बात सामने आई। हालांकि छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में बाल मृत्यु दर का आंकड़ा बढ़ा है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बच्चों की किलकारियों में सुनहरे भविष्य के सपने सजते हैं। भविष्य के इन सपनों को संवारना हर सरकार की कोशिश होती है और अब देश की ये कोशिश कामयाब होती दिख रही है। SRS बुलेटिन के मुताबिक देश में 0 से 5 साल तक के बच्चों की मौत का आंकड़ा लगातार कम हो रहा है। ये तस्वीर यकीनन उत्साह बढ़ाने वाली है। बाल मृत्यु दर का आंकड़ा साल 2015 में 43 बच्चे प्रति हजार था, जो 2016 में घटकर 39 बच्चे प्रति हजार हो गया। सरकार के मुताबिक देश भर में बाल स्वास्थ्य को लेकर कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह के नतीजे सामने आ रहे हैं। पिछले दशक में अधिक संस्थागत प्रसव और व्यापक टीकाकरण कवरेज की वजह से शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। सर्वे के मुताबिक लिंगानुपात में सुधार हुआ है। नवविवाहित महिलाओं में गर्भ निरोधक प्रसार NFHS 3 के मुकाबले 7% पॉइंट बढ़कर 54% हो गया है। इस दौरान 12 से 23 महीनों के बीच बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण हुआ है। सर्वेक्षण ये भी बताता है कि परिवारों की निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है। पहले हमारा जितने वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस थे, जैसे इम्यूनाइजेशन जिसको बोलते हैं, उसका काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। चाइल्डहुड इलनेसेस होता था, बच्चों के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ इलनेस होता था, जो बीमारी, वो बीमारी में भी उसको ठीक से ट्रीटमेंट हो रहा है। बेहतर ट्रीटमेंट और मेडिकल अटेंशन दिला सकते हैं। उनका हेल्थ का सिचुएशन थोड़ा इम्प्रूव हो गया है। देश भर में शिशु मृत्यु दर में सुधार जरूर आया है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कुछ राज्यों में ये दर पहले के मुकाबले बढ़ी है। 2015 में 0 से 5 तक के आयु वर्ग में दिल्ली में शिशु मृत्यु दर प्रति 1020 थी, जो बढ़कर 22 हो गई है। उत्तराखंड में ये दर 38 से बढ़कर 41 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पहली बार 5 साल से छोटे बच्चों की मृत्यु दर का आंकड़ा 10 लाख से नीचे आया है। 2015 की तुलना में 2016 में करीब 1,20,000 कम बच्चों की जान गई। SRS बुलेटिन के मुताबिक अभी भी कई राज्यों में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की मौत ज्यादा हो रही है। इसके साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं के मोर्चे पर कई चुनौतियां बरकरार हैं। अभी तक बजट जो है अबाउट 1 to 1.2% GDP है। इसको हमें 2.5% तक लेके जाना है और सरकार ने वैसे प्रधानमंत्री के लेवल पे ये प्रॉमिस किया है कि कुछ सालों में ये करेंगे।
जब ये फंडिंग एनहांस होगा, इस फंडिंग के बूते जहां जहां पे कमियां हैं, कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कहीं पे ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, कहीं पे क्वालिटी की कमी है, ये सारी कमियों को हम भरेंगे और उनको जब भरेंगे तो फिर बच्चे, माताएं, बुजुर्ग स्वस्थ होंगे। सरकार की कोशिश है कि लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाया जाए और बदलते वक्त के साथ नई चुनौतियों से निपटा जाए। इस मकसद को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले साल राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का ऐलान किया। नई स्वास्थ्य नीति में स्वास्थ्य को लेकर कई लक्ष्य बनाए गए। जन्म दर को 2025 तक 2.1 तक सीमित करना, 2025 तक 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को कम कर 23 तक लाना, नवजात शिशु मृत्यु दर को घटाकर 16 करना तथा मृत जन्म लेने वाले बच्चों की दर को 2025 तक घटाकर 1 अंक में लाना। इसके अलावा HIV एड्स के वैश्विक 90-90-90 के लक्ष्य को 2020 तक हासिल करना, दिल की बीमारियां, कैंसर, डायबिटीज या सांस के पुराने रोगों से होने वाली अकाल मौत को 2025 तक घटाकर 25% करना शामिल है। नई स्वास्थ्य नीति को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इसमें सभी को मुफ्त दवा और इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही गई है। इस नीति में 2025 तक GDP का 2.5% हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च करने का लक्ष्य है। फिलहाल ये आंकड़ा 1.04% ही है। जनसंख्या के लिहाज से भारत में GDP का 6% स्वास्थ्य पर खर्च होना चाहिए, लेकिन 2002 की स्वास्थ्य नीति में निर्धारित GDP का 2% स्वास्थ्य पर खर्च आज भी एक सपना है। और पब्लिक सेक्टर, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम्स, इसका पर फिर एक रीएम्फासिस आ गया है पॉलिसी में। पहले 2002 में जो था वो इतना ज़्यादा एम्फासिस नहीं था प्रिवेंटिव हेल्थ केयर जो बोलते हैं, विच इज़ गुड, क्योंकि ये हेल्थ फॉर ऑल जो है, हेल्थ फॉर ऑल, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ये सब कंसेप्ट इसमें आ गया है। बदलते दौर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई चुनौतियां सिर उठा रही हैं। मेडिकल कॉलेजेस की कमी, अस्पतालों और डॉक्टरों की कमी, सरकारी खर्चे में कंजूसी देश को सेहतमंद रखने की राह में बड़ा रोड़ा बनी हुई हैं। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जीएसटी ने देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान दिया है। बड़े से लेकर छोटे उद्योगपति और दुकानदार से लेकर खरीदार तक सभी इसके फायदे गिना रहे हैं। जीएसटी ने असम के चाय व्यापारियों को भी बड़ी राहत दी है। आइए चलते हैं गुवाहाटी और मिलते हैं चाय के व्यापारियों से, जो जीएसटी लागू होने के बाद फूले नहीं समा रहे। इनके चाय व्यापार को एकल कर प्रणाली ने गति दे दी है। देखते हैं ये रिपोर्ट। ये है सुब्रतो डे। गुवाहाटी में इनकी चाय की दुकान है, जहां ग्राहकों का जमावड़ा लगा रहता है। चाय की महक लोगों को यहां खींच लाती है। पहले के मुकाबले अब इनका कारोबार भी बढ़ा है। इनका कहना है कि जब से जीएसटी लागू हुआ है, लेन देन आसान हो गया है। अब हर चीज का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज होता है। ग्राहकों को भी इससे सुविधा होती है। जीएसटी होने का बाद हम लोग को अच्छे हुआ है, हर चीज़ नीट एंड क्लीन हो रहा है। हम लोग रिटेलर है, तो जो हम लोग चाय पत्ती बाहर से परचेस करता है, टोटल अमाउंट का ऊपर में हम लोग 1% टैक्स पेमेंट करते हैं। कस्टमर को भी इजी हो गया। पहले में अकाउंट्स थोड़ा सा क्लमज़ी था, इतना नीट एंड क्लीन नहीं था। जीएसटी का लिए हम लोग बहुत ही सेटिस्फाइड है। हम सेटिस्फाइड है, कस्टमर भी बहुत सेटिस्फाइड है। चाय के दुकानदारों का मानना है कि बिजनेस आसान होने के बाद उन्हें पहले से ज्यादा मुनाफा हो रहा है। पहले चाय को बाहर भेजने के लिए कई स्तर पर जो कागजी कार्रवाई करनी पड़ती थी, उससे उन्हें छुटकारा मिल गया है। इतना ही नहीं, सरकार ने चाय पर जीएसटी की दर को घटाकर 5% के स्लैब में कर दिया,
जिससे व्यापारी काफी खुश हैं और सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। जीएसटी लगने के बाद में हम लोग अच्छा फील कर रहा है, क्योंकि इसमें अब बिजनेस करना और आसान हो गया है। बिजनेस अच्छा से हो रहा है उल्टा। और टैक्स जो 5% था, मोदी सरकार ने 5% रख दिया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि चाय के ऊपर में उन्होंने कोई तरह का टैक्स नहीं बढ़ाया। रूपेश खाकोलिया की चाय की 2 कंपनियां हैं। इनकी चाय यहां से पूरे देश में सप्लाई हो जाती है। जीएसटी लागू होने की वजह से इन्हें चाय बाहर भेजने में अब पहले के मुकाबले ज्यादा आसानी होती है। दूसरे स्टेट्स में पहले माल जाने में काफ़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि बहुत जन रजिस्टर्ड नहीं होते थे। अगर वो रजिस्टर्ड भी है तो फिर उनको आफ्टर 3 मंथ्स उनको एक सी फॉर्म देना पड़ता था। वो सी फॉर्म आने में बहुत दिक्कतें होती थी, बहुत प्रॉब्लम होता था। तो CST सेल्स वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस अर्लियर। अब भी IGST होने के बाद, GST लगने के बाद IGST सेल्स में बहुत इंप्रूवमेंट हो गया और टैक्स हम यहीं ले लेते हैं 5% उनका। तो ये कैरी फॉरवर्ड जो टैक्स होता है इनपुट आउटपुट, उससे बहुत अच्छा हो गया है और ट्रेड में भी कोई दिक्कतें नहीं है। सरकार ने पिछले साल 1 जुलाई को पूरे देश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू किया, जिसके तहत सभी तरह के अलग अलग टैक्स और राज्यों के टैक्स को खत्म करके एक कर प्रणाली की व्यवस्था की गई, जिसका लाभ अब अलग अलग क्षेत्र से जुड़े व्यापारियों को मिलने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ और नई रिपोर्ट्स के साथ। नमस्कार।